हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत मजे में टनाटन फर्स्ट क्लास होंगे। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के सेगमेंट से, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल के लिए भी, सीजीएल के लिए भी, इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के लिए भी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी और वाई ग्रुप के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स दोनों में आता है। एक में जनरल साइंस के तौर पर आता है, एक में फिजिक्स एक अलग से चैप्टर है। हालांकि अगर बात करी जाए कंपैरिजन की कि हमारा जो एक्स ग्रुप का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसकी फिजिक्स और वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उनके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो यार, एक्स ग्रुप की फिजिक्स एक लेवल की आती है। ठीक है, एक्स ग्रुप की फिजिक्स एक लेवल की आती है क्योंकि टोटली बेस्ड होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि वाई ग्रुप का जो है इसका जो फिजिक्स आता है वो भी नॉर्मल लेवल का आता है, हाई लेवल का नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं, इंग्लिश की बात की जा रही है। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं एक्स ग्रुप में, और यहाँ पर भी इंग्लिश आता है। और ये मैं सिलेबस आपको बता ही चुका हूँ। जनरल साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट में से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज का मुद्दा ये नहीं है कि क्या आता है, आज का मुद्दा है कि फिजिक्स का पहला लेक्चर आज लेकर आए हैं और ताबड़तोड़ तरीके से पहले चैप्टर को समझेंगे, बिल्कुल एनर्जी के साथ समझेंगे, बिल्कुल मजे के साथ समझेंगे। तो ये पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का नाम भी एग्जाम तोड़ है। सो भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट की। देखो, इसका नाम आपने एक और जगह चैप्टर में सुना होगा, अगर आपने 11th में पढ़ा है, अगर आपने साइंस से, तो पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। तो वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही 2 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ पर चैप्टर वाला हम कवर अप करेंगे। थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में भी हम समझेंगे कि एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड क्या है, क्या बोलता है। तो देखो, एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन में बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे 1-2 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। तो इस सेगमेंट को एक्स ग्रुप वाले बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल का आता है। और अगर बात की जाए दूसरे जो एग्जाम्स हैं एसएससी वगैरह, उनके लिए जनरल फिजिक्स आता है। जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़े से कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जिससे आप बता सकते हो कि ये चीज़ क्या होती है और किसकी क्या यूनिट होती है। तो टोटल खेल इसमें किसका है, पूरा फॉर्मूले का खेल है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो यहाँ पर काम हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो भैया थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की, पहले से पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल अकरेंस अराउंड अस लाइक द सन, द विंड एंड द प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, ह्यूमन बॉडी, ये सब किसी न किसी बेसिक लॉ पे फॉलो अप होते हैं। और इसे ऑब्जर्व करने के लिए हम एक नेचुरल अकरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिक्स का। कैसे? हम बोलते हैं कि हर दूसरी बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है ना। तो एक कमरे में चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। तो हम उसे समझेंगे कैसे कि फोर्स क्या लगा रही है, तो हम उसके लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। न्यूटन भैया के सर पे गिरा था ना सेब, वहीं से फिजिक्स वाले बोले कि हाँ ये है चक्कर, मेरे सर पे सेब गिर गया, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पुल लग रहा है। उन्होंने पता लगाया कि ये तो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि ज़मीन खींच रही है सेब को अपनी तरफ। तो बस वही चीज़ें हैं। तो फिजिक्स कहाँ से आई है? ऐसे ही धीरे धीरे निकलती चली और बहुत अच्छे लेवल पर आज हम फिजिक्स के में हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हल्का सा एक सेगमेंट है, इसे समझने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें देखो, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर रिलेटेड टू एप्लीकेबल टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दस अंडरस्टैंडिंग देम लीड्स टू देयर एप्लीकेशन इन सेवरल फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी विच इज ऑल्सो एज अ टेक्नोलॉजी। देखो, फिजिक्स को समझना एक बहुत अच्छा सेगमेंट है हमारे लाइफ का भी, एक एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जिसे हम कवर अप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज बुर्खा पहनती हैं। क्या पहनती हैं? बुर्खा पहनती हैं। जो मुस्लिम लेडीज होती हैं बुर्खा पहनती हैं, तो उसका कलर मोस्टली ब्लैक होता है। ठीक है, या फिर आपने रोटी बनाने वाला तवा देखा होगा। ठीक है, उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कैसा भी ले लो, ब्लैक हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। या फिर आप कोई ब्लैक टी शर्ट पहन लो, ये एक समझा रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैंने लिखा है। कोई एक ब्लैक टी शर्ट पहन लो। तो इधर आते हैं थोड़ा सा। देखो, ब्लैक टी शर्ट पहन ली हमने, ये सारी चीज़ें कर ली। नीचे आ भाई। हाँ, तो हमने क्या किया, एक कलर चूज किया है ब्लैक। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई एक बॉडी है। ठीक है, कोई एक बॉडी है और जिसका कलर आपका है ब्लैक। इसका मैं थिकनेस बढ़ा के इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर आपका ब्लैक है। ठीक है, ये एक ब्लैक कलर की बॉडी है। तो मैंने इसको ब्लैक को ही चूज़ क्यों किया है? फिजिक्स का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस ब्लैक कलर का यूज़ किया है। ठीक है,
तो अगर इस पर कोई पार्टिकल अटैक करता है, कोई पार्टिकल इस पर अटैक करता है, यानी कि इस पर लाइट पड़ रही है, इस ब्लैक बॉडी पर लाइट पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसी को हम बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट होता है ये, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो यानी कि यहीं से एक टर्म निकल के आया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, यहीं से एक टर्म निकल के आया था कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये क्या है, फिजिक्स के द्वारा निकल के आई। अब मैंने बात की ब्लैक कपड़ों की, बुरखे की, ब्लैक तवे की, तो ये चीज़ें यूज़ क्यों हो रही हैं। आपने देखा कभी भी तवा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वहीं अगर एक कढ़ाई को रखा जाए, दोनों को साथ सेम टेम्परेचर पर रखा जाए, तो कढ़ाई जिसका कलर ब्लैक नहीं है वो देर में गर्म होगा, बल्कि जो तवा है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा खेल होता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। कभी ब्लैक टी शर्ट पहनकर आप देखिएगा तो आपको गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगती है कंपैरिजन टू अदर क्लॉथ्स कलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का काम चल रहा होता है, जो कि सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब एनर्जी है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमें गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये यही बोल रहा है कि हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं। अब बात आती है मेजरमेंट की। अब सपोज करो आप गए किसी दुकान पर और आपने बोला कि भैया वो दे दो। क्या दे दो, वो दे दो। अब वो क्या है, कुछ पता है वो क्या है। सपोज कर लो हमने वो को मान लिया शुगर है, ठीक है, और एक तरफ हमने मान लिया कि वो जो है ऑयल है। ठीक है, एक शुगर है और एक ऑयल है। यानी कि आप गए दुकान पर, ये देखो आप प्यारे से इधर हो, आप गए दुकान पर और आपने बोला वो दे दो। तो अब ये जो बात, ये क्या बन गया तो अब जब आप दुकान पर गए, आपने बोला कि चीनी दे दो, तो चीनी, अब वो पूछेगा कितनी चीनी दे दूं, तो आप कहोगे कि 1 kg चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो, 5 kg चीनी दे दो, या 2 किलोग्राम चीनी दे दो, 3 किलोग्राम चीनी दे दो, शुगर दे दो। आपसे पूछा गया कि ऑयल, आप कहोगे कि 1 लीटर ऑयल दे दो। आप ये नहीं बोलोगे कि 1 kg ऑयल दे दो, नहीं बोलोगे ना। अब कुछ लोग बोल देते हैं, वो अलग बात है। 1 लीटर ऑयल दे दो। या फिर आपने बोला कि सपोज करो कि कुछ ऐसा, आप अपना वेट मेज़र करने चले गए, तो बोलोगे कि मेरा वेट कितना है, तो वो आपको बताएगा इतना kg है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोई चीज़ डजन में बिकती है, तो आप बोलते हो कि 3 डजन ये दे दो, 4 डजन दे दो, 5 डजन दे दो। क्या कर रहे हो यहाँ पे, सिंपल सी बात समझो कि आप कर क्या रहे हो। आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए एक मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हो। अब उस मेजरमेंट का मतलब है कि कोई एक ऐसी यूनिट है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे उस फिजिकल क्वांटिटी, बात हो रही है फिजिकल क्वांटिटी की, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप खरीद रहे हो, या फिजिकल क्वांटिटी को आप मेज़र कर पा रहे हो। तो एक मेजरमेंट आप यहाँ फॉलो अप कर रहे हो, है कि नहीं है। तो भाई अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अब 2-3 तरीके की होती हैं। कुछ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोली जाती हैं, कुछ होती हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोली जाती है, जो कुछ मिला के नई क्वांटिटी बन जाती है। जैसे कलर्स को मिला के कोई नया कलर बन जाता है ना। तो ऐसे है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं कुछ, ठीक है, जो कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज से अलग होती हैं। ठीक है, उन्हें हम सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 ही होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। चलो अब मैं थोड़ा सा PDF की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है ज़रा वो देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की गई है, सॉरी मेजरमेंट पहले पढ़ लेते हैं आपके लिए। चलो मैं नीचे, हाँ, तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल अ फिजिकल क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। दिस रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस दिया जा रहा है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। मैंने बोला ना यूनिट हम कोई फॉलो अप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ उनकी यूनिट्स के हिसाब से कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब की जाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र की जाए, और उनकी वजह से जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो भी हम डिस्क्राइब कर पाएँ, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है ना। तो कई तरीके की होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का सबसे बड़ा एक उदाहरण समझो कि आपकी बॉडी का सेल आपका फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल बेसिक होता है लाइफ का। तो ऐसी फंडामेंटल का मतलब क्या है कि बेस जो है, मेन चीज़ जहाँ से ओरिजिन उसका निकल के आ रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जो हम यूज़ करते ही रहते हैं। अब आपसे किसी ने टाइम पूछ लिया तो उससे थोड़ी बोलोगे 2 किलोग्राम टाइम हो गया भैया,
है। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि 5 लीटर टाइम हो गया, 5:04 टाइम हो गया, ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि 5 घंटे या 5 hours 6 minutes हो गया या इतना क्लॉक हो गया, ये चीज़ आप बोलोगे, ठीक है। तो क्या है, एक बेसिक क्वांटिटी का हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, बोलो। या किसी को टाइम पूछता है कोई तो ऐसे बोल देते हो हाँ भाई 3 डजन टाइम हो गया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। हम कुछ क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो वो जैसे लेंथ है, अब किसी ने पूछा आपसे कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तब ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे 2 किलोग्राम कपड़ा दे दो। मीटर में उसने पूछा, आप बोले किलोग्राम में दे दो, नहीं। लेंथ को भी हम नापते हैं तो मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, ये कुछ यूनिट्स हैं। मास की बात की जाए तो न्यूटन में, ठीक है, किलोग्राम में। तो टाइम सेकंड में, मिनट में, आवर में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं हम, एम्पियर में नापते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। वहीं लुमिनस इंटेंसिटी को कैडेला में नापते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारा, मोल में नापते हैं। तो ये कुछ यानी को मेज़र करने की कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो गिनती की 7 होती हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये गिनती की 7 होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनको याद रखना कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं सिर्फ। कौन कौन सी होती हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है जिसे आप सिर्फ टेम्परेचर बोल सकते हो, लुमिनियस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यानी कि लेंथ को हम डेली यूज़ करते हैं, मास को हम यूज़ करते हैं। लेंथ की अगर बात की जाए तो डेली यूज़ करते हो कि यार यहाँ से अगर मुझे आगरा जाना है तो 45 किलोमीटर मुझे कवर अप करना है, या मुझे यहाँ से अपने घर तक जाना है तो 100 मीटर मुझे कवर अप करना पड़ेगा। या आपने देखा होगा कि आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है भाई, आईपीएल में जब 6 लगता है तो कहते हैं कि ये इतने मीटर का छक्का, 82 मीटर्स का 6 था। तो वो लेंथ को मेज़र करने का यूज़ कैसे हो रहा है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं। मास की बात की जाए तो हम अपना वेट तुलवाने जाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे, अच्छा इसमें कंफ्यूजन होता है मास और वेट में, ठीक है। एक की यूनिट होती है न्यूटन, एक की यूनिट होती है किलोग्राम। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मास की यूनिट न्यूटन है या किलोग्राम है, या वेट की यूनिट न्यूटन है या किलोग्राम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले सेशन में इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, जो करंट दौड़ता है तारों में, रगों में जो करंट दौड़ता है वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। तारों में जो करंट दौड़ता है जिससे व्यक्ति अगर उसे छू ले तो काला पड़ जाता है ना, छू ले तो काला पड़ जाता है। अब यहाँ पे अब ये वरुण धवन वाली कुली नंबर 1 चल रही होगी तो फिर तो भाई करंट वरंट का कोई सिस्टम है नहीं, ट्रेन के आगे डायरेक्ट आके बच्चे को उड़ा के ले जा सकते हो आप, क्योंकि ऊपर तार तो होते नहीं है। खैर आजकल है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चलती है, कोयले वाली चलती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी एक मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मोल में हम जैसे नापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है जो केमिकली सब्सटेंसेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा माइनर होते हैं, उनको नापने के लिए। इस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना, बस याद रखना है कौन सी क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेस पर इन्हें निकाल कर लाते हो, जैसे कि स्पीड है, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब ये यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इनके फॉर्मूले पे। अब स्पीड में आप क्या बोलते हो, किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो देखो 2 यूनिट बन रही है, एक किलोमीटर जो लेंथ की थी और एक जो टाइम की थी। तो देख रहे हो 2 यूनिट्स को मिलाकर एक नई यूनिट बनी स्पीड की, किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड का मतलब सीधा सीधा समझो, जिसको खोद के निकाल लिया जाए या किसी से मिला के बना दिया जाए, है ना। तो जैसे कि रोटियां कैसे बनती हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। रोटियां कैसे बनती हैं, आटा है, पानी है, उसे मिला के पहले लोई वगैरह जो बनाया जाता है फ्लोर का, उसके बाद फिर उसे सेकते हैं। तो कई सारी चीज़ें मिलकर जब जाके एक रोटी बनती है ना। पानी है, आटा है, फिर हीट है ना। तो अब पराठे हैं तो उसमें आलू भी डालोगे, उसमें मिर्ची भी डालोगे, उसमें मसाले डालोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, डिराइव होकर कुछ नया बना रही हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल तो ये है कि आटा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आलू होना चाहिए, है ना। तो इनको मिलाकर एक नई क्वांटिटी पराठा बना दिया। तो वही चीज़ है भाई, हमने पराठा खा लिया मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी हमने यूज़ कर ली। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर या उनका अरेंजमेंट करके उल्टा सीधा इधर उधर से एक वैलिड अरेंजमेंट, उसके हिसाब से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपकी बनकर निकल कर बाहर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो स्पीड की बात मैंने बताई, किलोमीटर पर आवर है, वॉल्यूम है, ठीक है।
और एक्सीलरेशन है, ठीक है, फोर्स है, फोर्स को क्या बोलते हैं आप, न्यूटन, न्यूटन में उसे मेजर करते हैं, है ना। तो कई सारी इसमें यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो ही होती हैं, एक प्लेन एंगल के लिए और एक सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल को हम मापते हैं रेडियन के अंदर और सॉलिड एंगल को हम मापते हैं स्टेरेडियन के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ये क्या है, जो क्वांटिटी सिर्फ दो है, प्लेन और सॉलिड, इसका बस आपको नाम याद रखना है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। आपने देखा होगा ना कि अगर हम बात करते हैं 10π/4, अगर मैथ के स्टूडेंट समझ जाएंगे तो ये क्या है, रेडियन में मेजरमेंट है, ठीक है। स्टेडियन में जब कोई सॉलिड एंगल होता है उसके अंदर मापते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम यूनिट्स की। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं? अभी अभी हमने सीखा था कि भाई हम जा रहे हैं दुकान पे, हम केजी में चीज़ मांग रहे हैं, लीटर में चीज़ मांग रहे हैं, मीटर में चीज़ मांग रहे हैं, सेकंड में टाइम पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ यूनिट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं इनका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा रेफरेंस दिया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति आकर किसी से भी उस चीज़ को पूछ सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई व्यक्ति है आकर वो अपना सामान बेच रहा है, चीनी को, जिसे हम केजी में मेजर करते हैं। एक आया, उसने बोला कि 2 लीटर चीनी दे दो, तो क्या 2 लीटर चीनी दी जा सकती है? भाई मेजरमेंट ही नहीं होगा उसका, तो 2 लीटर चीनी कैसे दे दी जाएगी? अब कोई आ गया तुमसे केले खरीदने, अगर तुम डजन के हिसाब से बेच रहे हो तो उसे केजी के हिसाब से कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे ना, आप डजन के हिसाब से ही दोगे, ठीक है। केजी के हिसाब से फिर अलग रेट फिक्स करोगे। तो कुछ जो यूनिट्स होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, फुट, और बहुत सारी यूनिट्स जो बनती हैं उनको हम बोलते हैं एक बेसिक जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का, दैट इज कॉल्ड योर यूनिट, ठीक है। इट इज एन स्टैंडर्ड मेजरमेंट इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आपसे बात वेलोसिटी की पूछी जाए और स्पीड की पूछी जाए तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वेलोसिटी में आपको साथ में डायरेक्शन भी देना होगा प्लस मैग्नीट्यूड भी देना होगा। मैग्नीट्यूड यानी किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू की 23 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, 23 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स साउथ, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। स्पीड में आप बोल सकते हो 23.5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, यहाँ पर डायरेक्शन भी देखा जाता है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये बाद में अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या बात है इनके बारे में, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा ऊपर। अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने देखा था कौन कौन सी हैं, मैंने बताया था 7 ही हैं आपकी। लेंथ है जैसे मीटर में मेजर करते हैं, मास है जैसे किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया आपको, है मास को केजी में करते हैं। और जब आप वेट नापने जाते हो ना कि तो मेरा वेट माप दो, उसकी मेजरिंग यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी ये मत बोला करो कि मुझे वेट नापना है अपना या वेट मेजर करवाना है मुझे, नहीं, ये बोलो मेरा मास मेजर कर दो। अब इस मास का मतलब ये नहीं कि आप अपना जो मास है उसे निकालने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मास का मतलब किलोग्राम है, ठीक है। टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, जिसको हम ए से शो करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, जिसे के से शो करते हैं। इसका डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो केल्विन होता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे कैंडेला, CD से हम डिनोट कर देते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिससे मोल ही रहता है, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई जो कि बेस यूनिट्स होती हैं। इसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स आती हैं आपकी, जो कि बनती है, जैसे देखो स्पीड का हमने फॉर्मूला बनाया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम यहाँ थोड़ा सा लिख के समझेंगे, ओके। तो हमने देखा कि हमने स्पीड बनाई, स्पीड इक्वल्स टू हमें पता होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये एक फॉर्मूला होता है, पता है ना कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ऐसे हम बोल देते हैं हिंदी में। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। अब इसे किलोग्राम सेकंड इनवर्स आप लिखोगे, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम पर सेकंड, ये भी यही बोला जाएगा, ये भी यही बोला जाएगा। सॉरी, किलोग्राम नहीं, किलोमीटर है, ठीक है। किलोग्राम, डिस्टेंस को किलोमीटर, मेरे अब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स बिगड़ गई हैं। डिस्टेंस किलोमीटर में नापा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ये किलोग्राम है, सॉरी किलोमीटर है, हाँ। तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे जिसमें आपने टाइम को मेजर किया। अगर आप सपोज करो आवर में क्या होता है तो इसे किलोमीटर पर आवर आप बोलते,
ठीक है। या मिनट में क्या होता है, किलोमीटर पर मिनट, या ऊपर अगर आपका डिस्टेंस मीटर में होता है, नीचे सेकंड में होता है तो मीटर पर सेकंड बोलते, ठीक है। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल और हमने अगर कुछ ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया हमने ले लिया डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को कैसे मापेंगे हम, स्पीड की हमने अभी अभी यूनिट निकाली थी, क्या थी स्पीड की यूनिट, किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, नापते। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि कैसे ये क्वांटिटीज बनती हैं डिराइव्ड वाली, एक दूसरे से मिलकर बनती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ से कोई एग्जाम्पल दिया हो, अगर हमें स्पीड वगैरह ही दिया है, और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कि क्या दे, हमने बोल दिया कि फोर्स है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन की यूनिट कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, बोलो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब वेलोसिटी की अब यहाँ पे यूनिट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है आपका, सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में बस आपका डायरेक्शन होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसे नापेंगे तो हम किलोमीटर में ही अपॉन सेकंड। अब वेलोसिटी है किलोमीटर अपॉन सेकंड इसकी यूनिट है, और इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक और बार, क्योंकि v का तो हमने यहाँ पर ये d अपॉन टी यानी किलोमीटर पर सेकंड हो गया, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो इसे हम किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे करके कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की आप यूनिट निकाल सकते हो। सप्लीमेंट्री दो ही होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ये जो चीज़ें हैं इन्हें याद कर लो, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्मी, एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, 1 एक्सरे 10⁻⁻13 मीटर के इक्वल होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU जिसे आप बोलते हो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि सन और अर्थ के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस इसे माना जाता है। एक लाइट ईयर जो कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसकी मेजरमेंट है मीटर में। अगर एक लाइट ईयर आपसे किसी ने बोल दिया है तो उसका मतलब है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। एक पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जिसे लाइट ईयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे 15 है, ये आपको यहाँ पर 3.26 लाइट ईयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपको बस याद होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा कमांड रखना कि याद रहे आपको ये वैल्यूज़ जो हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जस्ट कुछ नहीं है, ये क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जिसमें फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज दोनों होती हैं। सभी के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके लिए फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और ये कॉमन सिस्टम होता है इन दोनों के लिए, जो कि मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। जैसे CGS है, CGS में C सेंटीमीटर दिखाता है, G आपका ग्राम दिखाता है, S अगर आपसे बोल दिया सेकंड, तो आपसे बोल दिया कि CGS सिस्टम में इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर आपसे बोला है कि 1 kg है आपके पास और इसकी CGS सिस्टम में क्या होगा, तो CGS सिस्टम में तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे 1000 ग्राम्स आप बोलोगे, 1000 ग्राम्स आप बोलोगे, ओके। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया कि 1 किलोमीटर है आपके पास, तो इसे CGS सिस्टम में क्या करोगे, इसे सेंटीमीटर में आपको बदलना होगा, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते चलोगे आप, पहले मीटर में इसे कन्वर्ट करोगे, फिर सपोज करो मीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, तो 1 मीटर में कितना है, 100 सेंटीमीटर है, फिर इसे 1000 सेंटीमीटर, ऐसे करके जो भी आप बनाओगे जैसे भी करके वो बन जाएगा, ठीक है। जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से। टाइम हमेशा सेकंड में ही रहता है, ठीक है। इसके बाद तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जस्ट अ मिनट, हमने अभी बात की थी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, कहाँ गई, हाँ, ओके। CGS एक पेज कहाँ गया इसका, हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट में एक हमने CGS समझा, एक इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका कट गया है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या पार्ट है वो। एक हमने CGS सिस्टम समझा,
ठीक है। एक हमने सिस्टम समझा CGS, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजरमेंट होता है। वहीं एक सिस्टम आता है FPS, जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड में मेजरमेंट होता है। वहीं एक सिस्टम आता है MKS, जिसमें M का मतलब है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम की जो यूनिट है वो हमेशा सेकंड है, तो ठीक है सेकंड है। अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज होता है, उसे कहते हैं हम SI यूनिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, SI यूनिट। SI यूनिट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है सिस्टम में इंटरनेशनल है। ये एक वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टम में इंटरनेशनल है, ठीक है। सिस्टम में इंटरनेशनल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिस्टम क्या है ये, तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब क्या है? देखो भाई, आप सपोज करो कि आप एक स्टेट में हो, इस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में गए हो, ठीक है, जहाँ पर सारी चीज़ें अलग है, बोली, भाषा, हर चीज़ अलग है, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर आप चीज़ों को कैसे खरीदोगे अगर आपको वहाँ पर सर्वाइव करना है? तो भाई कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे वो चीज़ शायद मिल रही है आपको किलोग्राम में, वहाँ जाकर वो चीज़ पता नहीं किसी और यूनिट में मिल रही हो या उसका नाम ही कुछ और हो। तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए, सेम नाम लगभग होना चाहिए, यानी कि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिट को इसलिए डेवलप किया गया जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो इंडिया में तो वो रुपी चलता है ना, लेकिन अगर हम अमेरिका जाएं तो वहाँ डॉलर चलता है। तो भाई अब इन दोनों में तो मैच होगा नहीं कि आप इंडिया से अमेरिका चले गए और वहाँ पे आपने बोला डॉलर, मतलब आपने बोला कि ये लो 2 रुपये की चीज़ दे दो, तो वो कहेंगे 2 रुपये नहीं, आपके $200 हो गए, तो आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉमन यूनिट क्या है। अब आपने यहाँ पे चीनी 1 kg खरीदी है, तो वहाँ अमेरिका में भी चीनी आपको 1 kg मिलेगी, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं या केल्विन में नाप रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं, तो अमेरिका में भी सेम रहेगा, ठीक है। आपका मास अगर यहाँ पे केजी में नापा जा रहा है तो वहाँ पे भी केजी में मापा जाएगा। तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, हर जगह पर सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं SI यूनिट, जो कि हर जगह आजकल यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि हमने अभी अभी कर चुके हैं डिस्क्राइब, जिसमें आपका लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, करंट आता है, लेंथ मास टाइम करंट आ गया, और आपका टेम्परेचर आता है, और आपका लुमिनियस इंटेंसिटी आता है, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। तो लेंथ यानी कि मीटर, मास यानी कि केजी, टाइम यानी कि सेकेंड, और आपका ये क्या है, लेंथ, मास, टाइम, और ये आपका हो गया सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस केल्विन में मापा जाएगा, करंट को एम्पियर में मापा जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी को CD में मापा जाएगा, और आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे मोल में मापा जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, इंटरनेशनली अडॉप्टेड है, और ये क्या है, 7 चीज़ें हैं। प्लस इसमें 2 सप्लीमेंट्री चीज़ें जो हैं वो भी ऐड की जाती हैं। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री? एक रेडियन वाला, एक स्टेरेडियन वाला। तो ये क्या है, ये दोनों हैं आपके इंटरनेशनल, यानी कि 7 + 9 यूनिट ऐसी हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? आई होप आपको समझ आई होगी कि क्या बात है, कैसे हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम, कैसे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम डायमेंशन की। ये पार्ट भी इसका कट चुका है यहाँ से, इस PDF को मैं प्रॉपर करके फिर आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें डायमेंशंस की बात की जा रही है। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? देखो, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सारा खेल मैंने बताया फॉर्मूले का है। किसका है? फॉर्मूले का। फॉर्मूले याद तो डायमेंशन फटाक से याद हो जाएगा, फटाक से निकल आएगा, ठीक है। आपको याद भी ना हो डायमेंशन, आप फटाक से डायमेंशन निकाल दोगे। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसकी वजह से जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके ऑर्डर में हम डिराइव्ड यूनिट्स को लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम यहाँ डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं उनको लाने की कोशिश करते हैं, और उसी से हम डायमेंशंस निकालते हैं। उन जो क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन हम यहाँ पे निकालते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका हम डायमेंशन यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है।
तो जैसे मास, लेंथ, टाइम, यहाँ पे टाइम है, वही जो जितनी यूनिट थी वो सब यहाँ पे यूज़ होती हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब हम मास का डायमेंशन निकालते हैं, मास का, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं एम। ठीक है, अगर हम यूनिट निकाल रहे हैं लेंथ का, यानी डायमेंशन लेंथ का, तो उसे लिखते हैं एल। अगर हम यहाँ पे टाइम का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो उसे लिखते हैं टी। ठीक है, एम एल टी हो गया। ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एम एल टी। ये तीनों यूज़ होते हैं हमेशा किसी फॉर्मूले में। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैंने आपसे बोला कि आपके पास कुछ क्वांटिटी दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी, और उसको आपको मेजर करना है डायमेंशंस के तौर पर, उसके डायमेंशंस आपको बताने हैं। तो फॉर एन एग्जांपल हमें दे दिया गया वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी, हमने फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमें फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो आप पोगो खेलो। ठीक है, पोगो देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, तो भाई वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हमें बताना है। क्या बताना है हमें? डायमेंशन बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे बताओगे? तो सबसे पहले लिखो v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टी बनाओ, टाइम बनाओ, कैसे बनाओ। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं वो लिख लो। इसे हम मेजर करते हैं केजी में, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम केजी में करते हैं। केजी क्या है? एक मास है। और टाइम क्या है? एक सेकंड है। सेकंड क्या है? एक टाइम है, सॉरी, है ना। तो इसे हम टी में मेजर करेंगे। तो एम अपॉन टी यहाँ पे आ गया, एम। अच्छा, यहाँ पे एल तो है नहीं, तो एल को आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मास नहीं, गलती होगी इसे, यार ये गलती हो जाती है मुझसे। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। ठीक है, एक लेंथ है, जैसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो ये एक लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर m तो है ही नहीं, तो m की पावर हमने 0 लिख दिया। l है, l की पावर 1 रहेगी, और t है, t नीचे है, इसे जब हम ऊपर लाएंगे t की पावर -1 हो जाएगी, और इसे एक बिग ब्रैकेट में बंद कर दो। ये आपका बन के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। एम एल टी -1, एम तो है ही नहीं, तो एम आपको बोलने की जरूरत नहीं है, एल टी -1, एम 0 L1 T -1, तो एल टी -1 इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सपोज करो आपको दे दिया गया फोर्स। ठीक है, फोर्स की छोड़ो, आपको दे दिया गया, सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी दे दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv² है। ठीक है, हाफ mv² होता है, तो 1/2 इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई भी डायमेंशनल यूनिट नहीं होती है। अब बात आती है एम। एम यहाँ पे क्या है ये पता होना चाहिए, मास है। वी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। तो भाई वेलोसिटी की तो हमने अभी अभी निकाली थी, तो यहाँ पे पहले लिख लो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? m0 L/t -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था। अब हमें जस्ट मास चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम? इस फॉर्मूले को बस इस फॉर्मेट में लिखना है। तो m की जगह पे हम क्या लगाएंगे? मास की जगह पे हम कैपिटल में m लिख देंगे, और v² है, तो पहले तो v का डायमेंशन लिख लो। ठीक है, और इसका लगा दो स्क्वायर। अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अभी m को ऐसे ही रहने देते हैं भाई। ठीक है भाई, ओके, समझ आ रही बात। अब ये क्या कर दिया? m की पावर 2 हो गई, ये 0 था, सॉरी, यहाँ पे m की पावर 0 रहेगी। l की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई, और t की पावर -2 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब कैसे खेलेंगे हम आगे? तो देखो mlt -1 की पावर यहाँ पे 2 है, यानी कि इसकी पावर है lt -1 की पावर 2 है, तो यहाँ पे इस पे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो m तो था ही नहीं, तो एक m अंदर आ गया मल्टीप्लाई होके, L2t -2, ये बन गया आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? काइनेटिक एनर्जी का। क्या बन गया? mL2t -2। ऐसे ही कोई भी आपको फॉर्मूला दे दे, बस उसके डायमेंशंस को आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, बस फॉर्मूले पुट करना है और उस वैल्यू को यहाँ पर सेटअप करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। अब यहाँ पे आ गई ग्रेविटी। अब इसको कैसे आप यहाँ पे लिखोगे भाई? तो m का तो हमें पता है मास होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें g की, तो g क्या है? ग्रेविटी है। तो क्या हुआ? ग्रेविटी है तो ये एक्सीलरेशन के बराबर होती है, हमें पता है ना, g = a हम मानते हैं कई जगह पे, तो है कि नहीं है?
तो एक्सिलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है नहीं होता है एक्सिलरेशन का एल टी माइनस टू, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था। और एच का क्या है, एच एक डिस्टेंस है तो उसे लेंथ बोलेंगे, एल आ गया, और इसका बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, यानी कि इसका और इसका सेम आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डरने की कोई बात नहीं है, सेम भी आते हैं बहुत के डायमेंशनल फॉर्मूले। तो सारे फॉर्मूलेज आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए। देखो वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का एल, ये टी का टाइम एम एल टी माइनस वन मीटर पर सेकंड आप इसे बोलते हो। एक्सिलरेशन एल टी माइनस वन अपॉन टी एम जीरो एल टी माइनस टू। फोर्स का मास इंटू एक्सिलरेशन है तो मास की वैल्यू एम होगी, एक्सिलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू। ये कुछ वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए। एम एल टी माइनस टू हो गया। एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क का है तो कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एफ और एस का होगा। फोर्स का क्या होता है, अभी यहाँ पे आपने फोर्स का निकाला था एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का तो याद होना चाहिए एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू फोर्स लगाया। एस क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि लेंथ एल हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम एल पावर वन थी तो एल टू माइनस टी माइनस टू हो गया। सेम काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाला। टॉर्क क्या है, सेम इसकी तरह ही होगा, साइन थीटा का कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। फोर्स का हमें पता है एम एल टी माइनस टू है, आर क्या है एल है, डिस्टेंस है एक, तो ये यहाँ पे हो गया लेंथ हो गया। पावर का वर्क अपॉन टाइम है। तो देखो इसमें जो मेन है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से याद होने चाहिए, मिनिमम याद होने चाहिए। सबसे पहले वेलोसिटी रटा हुआ होना चाहिए, एक्सेलरेशन रटा हुआ होना चाहिए, फोर्स रटा हुआ होना चाहिए, और वर्क रटा हुआ होना चाहिए, और साथ में आपको ये टॉर्क और ये एनर्जी वगैरह ये याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जितने भी आपके कांस्टेंट हैं वो सारे याद होने चाहिए, जैसे कि सपोज करो जैसे स्ट्रेन है आपका, एंगल है, इम्पल्स है, एंगुलर वेलोसिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एंगुलर मोमेंटम और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इंटेंसिटी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितने भी कोफिशिएंट और कांस्टेंट हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। चार्ज आपका करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट का एम्पियर होता है, टाइम का टी होता है, तो यहाँ पर जब करंट आ जाएगा तो यहाँ पर एम्पियर को हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हमने एम एल टी के ही किए सारे, जब करंट आ गया वहाँ एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो एम जीरो एल जीरो करंट का एम्पियर, टी का वन हो गया तो टी वन ए, जिसे हम कुलॉम्ब में नापते हैं चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन फोर्स ये हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। डायपोल मोमेंट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेजिस्टेंस तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जो कि हम आज नहीं अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा और ये बोरिंग हो जाएगा। फिर हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, ये पीडीएफ में ठीक करके इसे आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट हम कवर अप कर लेंगे, इसको यूनिट्स मेजरमेंट वाले चैप्टर पूरे को खत्म करके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो वीडियो को, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और एग्ज़ाम तोड़ पर आप बने रहो, हम ऐसे ही लेक्चर्स लाते रहेंगे लगातार। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, आसपास सफाई रहो, अपने लोगों का ध्यान रखो, बाहर मत निकलो, मास्क पहनते रहो। बाय बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।